बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में इससे पहले कि मैं किसी मौजू के हवाले से आपसे बात करूँ, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने एक ऐसे कुलीग का, एक ऐसे साथी का जो बरसों हमारे साथ अब तक की टेलीविज़न की जो स्क्रीन है इसके लिए काम करता रहा और आज हमारे बीच पे मौजूद नहीं है। इंसान समझता है कि शायद ये दुनिया हमेशा वो रहने वाली है, उसकी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, मगर लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ पता नहीं चलता है कि कब कौन सी घड़ी, कौन सा लम्हा आखिरी लम्हा हो। खुर्रम अकबर ख़ान, ये हमारे चैनल में एक एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम जो नहायत काबिल और नहायत ही उम्दा खूबसूरत नफीस इंसान था और एक दिन अचानक एक हादसे में उनका इंतकाल हो जाता है। आज वो हमारे बीच पे मौजूद नहीं है, मगर यादों में हमारे साथ आज भी मौजूद। तो आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने उस साथी और अपने उस दोस्त के नाम किया। आइए चल के उनकी ज़िंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट वो देखते हैं। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो यादों से खुर्चा नहीं जाता, एक खनकती हुई आवाज़ जो जैसे जहन के किसी गोशे में कैद होकर रह गई है। एक हमदर्द दोस्त, साथी और सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान, जिनका तजुर्बा, जिनकी समझ बूझ और जिनकी काबिलियत और अहलियत उनके हर काम में झलकती। खुर्रम अकबर खान साल भर से हम में नहीं, किसी को एतबार ही नहीं होता, किसी को यकीन नहीं आता। बस लगता है कि अभी न्यूज़ रूम का दरवाजा खुलेगा और एक समात टकराएगी कि और क्या चल रहा है। खुर्रम अकबर खान अब तक के वो बानी रुकन जिन्होंने अपनी बासलाहियत अफराद की टीम बनाई, जिनकी आंखों में तख्लीकी सलाहियतों के जुगनू झिलमिलाते रहते, जो सितारों से आगे जहां और को देखने की ख्वाहिश रखते थे। दफ्तरी साथी तो उनकी मखसूस मुस्कुराहट और कम उम्री में न्यूज़ सेंस को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने को खुदादाद सलाहियतें करार देते। एक जवां साल बाहिम्मत और बाकमाल खुर्रम अकबर खान अब हम में नहीं रहे। ये दर्द, तकलीफ फांस बनकर चुपती है, क्योंकि खुर्रम अकबर खान उस राह के मुसाफिर बने हैं जहां से लौट कर कोई नहीं आता। जी दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें हमेशा वो काम करने चाहिए और अपनी सोच के ज़ाविये को उस जानिब रखना चाहिए कि सब कुछ बेहतर और मुस्बत रहे, क्योंकि हमारे जाने के बाद सिर्फ जो अच्छी बातें होती हैं वही रह जाती हैं, हमारी काबिलियत वही रह जाती है। मैं इसी तरह जिक्र करूंगा अपने एक और दोस्त का जो कुछ साल पहले उनका भी एक इसी तरह हादसे में इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल की जो कहानी थी उसने भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक तब्दीली पैदा की। अपने घर में वो एक कील ठोक रहे थे स्टूल पे खड़े होके और उनका पाँव स्लिप होता है, उनका सर जो है उन्हीं के घर के एक्वेरियम पे लगता है और उसी वक्त उनका इंतकाल हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे इस दोस्त खुर्रम अकबर ख़ान के साथ भी हुई। पानी की टैंकी, छत की, मतलब सबका ही पानी की टैंकी से वास्ता होता है और कोई वॉल्व खोलने बंद करने के लिए गए, पाँव स्लिप हुए और इस दुनिया से चले गए। सिर्फ अच्छा वक्त जो है वो याद आता है और अल्लाह ताला इन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आप बदकिस्मती से हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर ने भी, इन एक दो सालों ने भी हमारे बहुत सारे प्यारे और बहुत सारे अजीज़ जो हैं हमसे छीन लिए। जितने भी लोग इस सारे वक्त में अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, आइए उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो वारिसीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। एक वक्फ़े की तरफ बढ़ेंगे, वक्फ़े से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम
मौजू पे बात करने वाले हैं कि जिस पे यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में बात की होगी, बल्कि इन 3 सालों में तो आपने ज़रूर बात की होगी। कौन से 3 साल? हुकूमत के ये 3 साल। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत थी। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे पाकिस्तान में जिनको ऐसा लगता होगा कि उनकी वो तवक्कुआत पूरी हो गई हैं, मगर उसी के साथ एक ऐसी बड़ी तादाद भी मौजूद है जो अवाम से नाखुश है, हुकूमत से नाखुश है। तो हुकूमत के ये 3 साल कैसे रहे? हुकूमत की 3 साल में क्या कारकर्दगी रही और क्या इनके अज़ाइम थे, क्या डिलीवर किया, पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कैसा था, इस हवाले से हम बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तज्ज़ियाकार जिनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप इतना अच्छे टॉपिक्स लाते हैं कि आप यकीन करें नाजरीन को क्या मुझे भी बहुत मज़ा आता है आपके साथ डिस्कस करके। हाँ, और ये मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से नाजरीन जो हैं, जो हमारे दोस्त जो रेगुलर हमारे न्यूज़ कैफ़े के नाजरीन हैं, वो भी चाह रहे होंगे कि हम अपनी राय दें, क्योंकि सब भी अपनी राय देना चाहते हैं इस बारे में। तो आप बिल्कुल राय दे सकते हैं हमारे प्रोग्राम के हिस्से में, आप शरीक हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी शामिल करें। ये नीचे आपको जो है वो नंबर अभी नज़र आएगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जनाब, क्या समझते हैं ये 3 साल कैसे रहे? क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने बाकायदा सेलिब्रेट किए हैं, गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किए हैं, और जो अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट में नहीं है उन लोगों ने बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किए। उन्होंने जिन अल्फाज के साथ जो है ये वो दिन गुजारे, वो भी आपके सामने। आपकी क्या राय है बहसियत तज्ज़ियाकार? मेरी ये राय है कि जब से पाकिस्तान बना है हर चीज़ सियासी हो गई है। यानी कि आप इकोनॉमी की बात करें तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी सियासी है, ठीक है, और जो जिस जमात से, जो जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है वो उसके तारीफ़ों के कसीदे पढ़ता रहता है। जी, अवाम के लिए सोचना, अवाम के लिए काम करना, ये बहुत अच्छी बात है। और दुनिया भर के अंदर सियासत होती है परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ सियासत होती है कभी मज़हब के ऊपर, कभी ज़बान पे, कभी फ़िरक़ों पे, और कभी आपको पता है कि एक फोर्स नुमाया होती है और वो आ जाती है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, हम जो कि वो अपने लेके आते हैं, या आप कहते हैं कि कोई भी इदारे का नाम ले लें जो कि एस्टैब्लिशमेंट को, अब ये मैं इसलिए अल्फाज नहीं कहूँगा क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब अब आवाम एक तरफ ले जाती है, जो कि गलत है। आज मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं। अच्छा, तो इसका क्या ओरिजिनल मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट आम तौर पे, आज मैं खुल के बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब लोग कहते हैं आर्मी, मगर आर्मी नहीं ताल्लुक रखती है। मैं आज आपको बता दूं खुल के उसकी वजह। ये नहीं कि मैं कोई आर्मी के किसी किस्म का रैप आके मुझे बिठा दिया है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अपना तज्जिया। आर्मी का काम ये होता है कि मुल्क की हिफाजत करे। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है जी। और मुल्क की हिफाजत सिर्फ हमारे पास बॉर्डर्स में नहीं बल्कि अंदरूनी दुश्मन से भी लड़ना है। बिल्कुल सही बात है ये। अब जब आप देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, हमेशा आर्मी हमेशा चाहती है कि इलेक्शंस हो और कोई ना कोई अच्छा नुमाइंदा आए। बिल्कुल सही है। जब वो नुमाइंदा अगर मुल्क के मफाद में ना काम कर रहा हो या किसी किस्म के मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं तो उसे कौन देखेगा? अगर आर्मी ना देखे और कहे कि जनाब अगर मुल्क की मफाद में कोई गलत काम कर रहा है तो क्या आर्मी गलत कर रही है? नहीं, आर्मी यही चाहती है कि जी काम अच्छा हो। अब आर्मी का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल साहब, एस्टैब्लिशमेंट, इन्हीं लोगों को आम आदमी कहते हैं, मगर ये उनमें आप देखें किसी किस्म की वो ये नहीं चाहते। वो ये क्या करते हैं कि वो लोगों को एक माहौल बना के देते हैं और कहते हैं कि जनाब आप इस लाइन पे आ जाए मुल्क की दफा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। आपको पता है कि जितने भी मसले मसाइल चल रहे थे पाकिस्तान के इन 70 सालों में, मसले क्या थे? आपकी बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क में आके शामिल होके, आप ये सबको पता है, कभी कोई बंगाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाता है, कभी कोई अफगानी बनाता है, तो ये सब क्या आर्मी बना के देती है? नहीं ना जी। फिर आप कहते हैं जी इदारों के अंदर आप देखिए मसले मसाइल होते हैं, जो भी इदारे होते हैं, आर्मी को क्यों बुलाया जाता है? सैलाब आता है,
बारिश आती है, तूफान आता है, आप खुद ही बुला रहे होते हैं, मैं बुला रहा होता हूँ, हम उसे मसीहा समझते हैं, ठीक है। आर्मी का रोल ये होता है कि जी मुल्क की दफा करना, मुल्क की, आज जो आपके पाकिस्तान में लोग आते हैं बाहर से, जितने भी आ रहे हैं, आप देखें कि वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क की सतह पे अब अमन व अमान नजर आ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मुल्क की सतह पे जो अमन व अमान है वो नज़र आ रहा है, और आपने तस्हीह भी की कि इस्टेब्लिशमेंट का जो एक खाका हम अपने जहन में बनाते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है, और अंदरूनी दुश्मन से लड़ना भी इंतहाई ज़रूरी है, और सबसे बिल्कुल ज़रूरी है। बाहर का दुश्मन का तो हमें पता है कि ये दुश्मन है जी, जो अंदर का जो दुश्मन है, जो हमारे बीच में छुप के बैठा हुआ है, उसकी निशानदही इंतहाई ज़रूरी है, और उसको बिल्कुल सामने लाना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो इनकी कॉल शामिल करते हैं और फिर मैं उसी सवाल पे वापस आऊँगा आपसे कि 3 साल कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके सर, और पाकिस्तानी कहलाने में फख्र महसूस करता हूँ। बात दरअसल है फ़हीम भाई, जनाब, हम लोग एक दलदल में फंस चुकी है पूरी कौम। हमसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले आज पता नहीं क्या से क्या कर गए। हमारा एक शोबा जो अस्करी शोबा है वो तो माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड जो है वो कम्पीट करता है और बहुत आगे निकल गया। उसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है कारकर्दगी के हिसाब से, आप यकीन करें फ़हीम भाई, महंगाई की वजह से बड़े बड़े मौजूदीन हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुके हैं। महंगाई आसमान को छू गई, और बात एक बदनसीबी की है कि हम चेंजिंग नहीं ला सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि सियासत में आना और हुक्मरानी हुकूमत करना गरीब के बस की बात नहीं, अरबपतियों का गेम हो गया है। ये सारे एक हैं, चाहे नून लीग हो या कोई ग्रुप भी हो, मैं नाम इसलिए ले लिया, ये सारे महफिलों में जो है ना कहते हैं कि झप्पी पापा के मिलते हैं, और आवाम को कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन, वो हमसे एंटी, वो हमसे एंटी। पाकिस्तानी आवाम एक भंवर में फंस चुकी है, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कोई निजात दहिंदगान आवाम के लिए आए, जो मुल्क में खुशहाली लाए। आवाम बहुत बेबसी में है, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो सड़कों पे, गलियों में, कुशों में आपको खुदकुशी करने वाले कोरोना से ज्यादा लोग हलाक होते हैं खुदकुशी करके। अल्लाह रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी बात की, अच्छी बात की। हमारे पास वक्त है, हम बात, अच्छा ठीक है, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। एक वक्फे से वापस आते हैं, तो इम्तियाज़ साहब ने जो कहा इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आप भी अपनी राय जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं एक वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जनाब नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ इम्तियाज़ साहब थे टेलीफोन लाइन पे। उन्होंने कहा कि आवाम खुश नहीं, क्योंकि महंगाई के हवाले से उन्होंने ख़ासी शिकायत की। आप क्या ख्याल रखते हैं अपना कि महंगाई जो है वो इस हुकूमत की वजह से है, या ये एक ग्लोबली एक इशू है इस वक्त? देखिए, ये तो हकीकत है कि ग्लोबली दुनिया भर में महंगाई हो रही है, मगर महंगाई के साथ साथ तर्ज ज़िंदगी जो है ना उनकी, वो इतनी इफ़ेक्ट नहीं हुई है जितनी कि पाकिस्तान में लोगों की हो रही है। यानी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया है। अब उसकी वजह क्या है? अब आप बेसिक्स पे आ जाते हैं जी। सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास जो इस वक्त है पूरे पाकिस्तान में, जो कि सबसे महंगा है, वो है बिजली। ठीक है, हर पाकिस्तानी जो कमा के घर जाता है, वो उसको फिक्र सिर्फ इस चीज़ की होती है, बिजली का बिल भरना है। और इस बिजली के बिल को आप देखें पिछले कई सालों से बढ़ाया जा रहा है, इसका टैरिफ बढ़ाया जाता है। बढ़ाया ऐसे जाता है कि जनाब, आपने देखा होगा पाकिस्तान का ये बड़ा एक खूबसूरत सियासी तरीका होता है कि किसी भी चीज़ को आप 100 रुपये बढ़ा दें और फिर कुछ अरसे बाद उसके ऊपर 2 रुपये कमी कर दें, कहेंगे यार अब पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। फिर 4 रुपये कर दे, फिर 10 रुपये कर दे, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये से 25 रुपये कारकर्दगी आपके सामने। हम कितने अच्छा हमने काम किया। शुरुआत हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू जो है 0 से 100 पे लेके गए, 100 से 25, और ये कहा जाता है कि जनाब अब काबू आ गए और इंशाल्लाह हम दोबारा 0 की तरफ ले जाएंगे। यानी अगर हम एवरेज आउट करें तो हम महंगाई इतनी ऊंची लेके जाते हैं, चाहे वो डॉलर का रेट हो,
चाहे कोई भी चीज़ हो, फिर उसके ऊपर पेट्रोल का ले लें आप, कोई भी चीज़, बिजली का ले लें। अगर हम कहते हैं कि 3 साल पहले, तो कहते हैं जी 3 साल पहले हालात ऐसे थे, मुल्क में पैसा नहीं था, परेशानियां थी, ठीक है जी, सब कुछ पिछली हुकूमतें नुकसान पहुंचा गई, पिछली हुकूमतें नुकसान पहुंचा गई। देखिए हमारे यहाँ ब्लेम गेम बड़ा चलते आ रहा है, ये आज के नहीं है, 70 सालों से है। किसी ने रोटी कपड़ा मकान कहा, फिर आगे कहा तो बोला यार रोटी नहीं मिल सका, उसकी वजह गंदुम नहीं मिली, मकान नहीं मिल सका, वजह सीमेंट नहीं मिली, ठीक है ना, कपड़ा नहीं मिल सका, काटन नहीं मिला। ये हम वजूहात देते रहते, रीज़न। जैसे बच्चा अगर फेल होता है, जी मेरा कसूर नहीं है, टीचर का कसूर है, जी पड़ोस के बच्चे का कसूर है। हमने कसूर जिसे कहते हैं ना, ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। और इस हुकूमत को लाए क्यों थे हम? मैं आप तमाम लोग लेके आए थे बड़े जोश और जज्बे के साथ। तब्दीली किस चीज़ की थी? तब्दीली क्या हम इलेक्टेबल्स को वापस लेके आने की तब्दीली थी? सर, जो एक मेजरली जो लोगों के जहन में जो एक ख्याल था, शायद मैं गलत हूँ, वो एक ये था कि करप्शन का खात्मा। वो ये समझ रहे थे कि ओके, अब जो, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुंचे हुए थे कि हमारे मुल्क में जो जितने भी ये चीज़ें ख़राब हैं, इसकी वजह करप्शन है, ठीक है, हर सही जगह बात है। करप्शन के खात्मे के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज़ लगाई कि हम इसको ख़त्म करेंगे, उन लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे जिन पे आज तक कोई नहीं डाल सका, ठीक है। करप्शन जितनी कम हुई, जितनी ख़त्म हुई, वो आपके भी सामने है, सब लोगों के सामने। महंगाई के हवाले से बात की गई थी, और भी इसी के सब तालीम के शोबे के हवाले से बात की गई थी कि वज़ीर आज़म साहब खुद कहते थे स्पीचेस में कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं। अब आप देखें कि इस कोविड के बाद मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वो स्कूल नहीं जाते हैं, जो जाते थे अब नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। उनके माँ बाप जो हैं वो बच्चों की पिछली गुज़श्ता फीसेज नहीं दे पा रहे, वो फीस नहीं दी है, वो अगले मतलब कैसे कंटिन्यू करेंगे बच्चों की तालीम? चलिए पहले हम बात करते हैं आपके अहम मौजू जो पिछले 3 साल से आवाम भी सुन सुन के थक गई है, करप्शन। करप्शन ख़त्म करेंगे, कैसे करेंगे? इंसान को ख़त्म नहीं करा है, इंसान के अंदर जो मुजरिम बैठा हुआ है ना, अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो रास्ते हैं उनको ख़त्म करना है। रास्ते कैसे ख़त्म करेंगे? आपने करप्शन के रास्ते तो बंद नहीं किए, वो आदमी उठा के हटा दिया, दूसरा आदमी आएगा वो भी यही करेगा, तीसरा आदमी आएगा वो भी यही करेगा। करप्शन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, इमरान खान साहब का बड़ा अच्छा एम था, मगर करप्शन के नाम पे जो इंसान बैठा हुआ है वो पहले तो उसकी तहकीकात करें। देखिए बरतानिया में जब कोई जुर्म होता है तो वो मुजरिम से पहले वो ये देखते हैं कि ये जुर्म हुआ क्यों, हालात कैसे बने। देखिए हम हालात के ऊपर जाते नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या विक्टिम गेम खेलते हैं। अब जैसे कि मीनार पाकिस्तान में हुआ, ठीक है, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा लोगों ने चीख हम चाह कि भाई बहुत गुनाह हुआ, मैं भी मानता हूँ बहुत बुरा हुआ, मगर वो हालात कैसे पैदा हुए? क्या वो हालात दोबारा पैदा होंगे? अल्लाह ना करे कभी हों ऐसे, और मेरा नहीं होने भी नहीं चाहिए। देखिए अब वो क्यों नहीं होंगे मैं आपको बताऊं। उस चीज को रोक दिया गया, मैं इसी स्टेप पे आ रहा हूं, करप्शन को रोका और इस चीज को भी रोका। अब मीनार पाकिस्तान में क्या फैमिली जा सकती है, ठीक है, फैमिलीज जाएंगे, उनको देखा जाता है, मॉनिटर्ड हो रहा है। हम क्या है कि हमें तब्दीली हासिल करने के लिए आज जो हम कहते हैं ना कि जी इतने 3 सालों में क्या किया, हमने 3 सालों में हमने जो लोगों को उठा के, जो करप्ट लोग थे उनको उठा के फेंक दिया, मगर वो रास्ते बंद नहीं किए। अच्छा, ओके। जब आप रास्ते बंद नहीं करेंगे गंदे पानी का, तो गंदा पानी तो आएगा, ठीक है। आप कितनी दफा रोकेंगे? हमें उस गंदे पानी के रास्तों को नालों में डालना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे, वो रास्ते कैसे बंद होते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल बताता हूँ। मीडिया के आप हैं शख्स तो मीडिया के बातें समझ जाएंगे। किसी एक चैनल पे खातून आती है, अपना औरत होने का फायदा उठा के वो एक ओहदे पे आ जाती है, ठीक है जी। अब करप्शन यहाँ से शुरू होता है। अब जो भी शख्स होंगे, 4-6 मर्द हजरात हैं, वो उसको अगर इस्तेमाल करते जाएंगे और पता लगता है उस शख्स मर्द को उठा के निकाल देते हैं, जनाब ये गलत काम हो रहा है इस इदारे में, वो मर्द निकल गए, नए मर्द लेके आए। हर मर्द जब आएंगे तो कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे आजकल की शख्सियत नहीं बन पा रहे। आप समझ रहे हैं? अगर हम उस खातून को ही हटा देते हैं तो फिर क्या होगा? वो इम्तिहान की जो घड़ी है जो कि मर्द के साथ लगी रहती है,
वो कम से कम उस इम्तिहान से कम हो जाएगी। सही है। आपकी आप बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ और आसान भी कर देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरिट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। That is the जब point. मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, सिफारिश से या रिश्वत से या Gender किसी और based तरीके से आएंगे, तो फिर सिफारिश, हाँ, एक हकदार की जगह मारी होगी उन्होंने। ये इसे कहते हैं करप्शन को रोकना। अच्छा। अब आप पॉइंट पे आ गए। हम क्या कर रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। ठीक है, मैं किसी देखें बहुत इज्जतदार खातून इस मीडिया में काम कर रही हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं 90% अवाम शायद इस चीज को नहीं जानते, 90%, मगर उन 10% की वजह से क्या होता है, मीडिया बदनाम होता है। अच्छा, वो नहीं, वैसे 10% अगर- करप्ट लोग की वजह से पाकिस्तान बदनाम होता है। मीडिया की बात है तो मैं खुद, मेरा ओढ़ना बिछौना मीडिया है जी। और मेरे घर में यहीं से रिस्क जाता है जी। और यकीन माने कि मैं उसे दिल से मैं उसे हलाल तस्लीम करता हूँ और हलाल रिस्क लेके जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग ठीक नहीं हैं। असल में अच्छे बुरे लोग हर जगह पे आपको मिलेंगे। वो आपको ईवानों में भी मिलेंगे, आपको मीडिया में भी मिलेंगे, आपको बैंक्स में भी मिलेंगे, एयरलाइंस में भी मिलेंगे, आपको बिजनेस करते हुए भी मिलेंगे। हमारे अपने घरों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में, हर जगह पे अच्छे बुरे लोगों का कॉन्सेप्ट तो है ना। तो आप किसी पूरी फील्ड को ही जो है वो इस तरह से नहीं पहचान सकते हैं कि ये लोग ही बुरे हैं। खैर, आप आगे करप्शन के बाद अगली, अब देखिए अगली चीज है तालीम। हाँ, तालीम, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जनाब सब तालीम एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उर्दू मीडियम स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आपका निज़ाम एक होगा ना, तो मैं इतने महंगे फीस दे के प्राइवेट स्कूल में नहीं करूंगा। निसाब भी एक होगा। बिल्कुल। मगर अब क्या है सिलसिला कि जनाब ये पंजाब में तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले जो मतलब ब्रेक में मैं और आप डिस्कस कर रहे थे, तो क्या सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है? आपने बड़ी अच्छी बात की थी मुझे, और मैं इस चीज़ पे एग्री भी किया। मैंने कहा यार पंजाब में तो बहुत अच्छा हो रहा है कि जनाब एक ही किताब है, तो क्या पूरा पाकिस्तान तो पंजाब नहीं है? आपका सिंध होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए, 4 सूबे होने चाहिए। मगर अब वही जो मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कि जनाब, मैंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करे, जनाब सिंध के जो लोग हैं, वो सिंध की जो हुकूमत है, वो अपने हिसाब निज़ाम के मुताबिक चलेंगे। तो फिर आपने जो बात की, बड़ी प्यारी बात की कि जनाब फिर निज़ाम कब तब्दील होगा? क्या हम सिर्फ यही देखते रहेंगे? देखिए, पंजाब में तो परवेज़ इलाही दौर में भी काम हुआ। बिल्कुल, शुरुआत उन्होंने ठीक की। है, पढ़ा लिखा पंजाब। अभी गुज़श्ता हुकूमत नवाज शरीफ साहब की दौर में भी उन्होंने वो भी दानिश स्कूल जी। वाला जो मामला था, बड़े अच्छा, बहुत अच्छा जी। अभी भी इन्होंने अगर जो भी काम किया इस गवर्नमेंट ने भी, हम उसको भी इन्होंने बहुत अप्रिशिएट अच्छा करते किया हैं। कि जनाब एक किताबें होंगी, एक ही, बहुत अच्छा पंजाब हुकूमत ने किया ठीक है। है, ये तो 5 करोड़ लोगों का मामला हो गया, 6 करोड़ जी। लोगों का मामला। आ जाए जरा बलूचिस्तान में जो अवाम की हालत है, सिंध की बदतर हालत वो तो है ही है इंटीरियर में, अब आम एक आदमी की, मगर जो बलूचिस्तान में ओवरऑल एजुकेशन की सूरत हाल है वो आपके सामने है। सिंध में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। KPK में शायद कुछ सालों में बेहतर हुआ हो कुछ मामला, मगर अभी भी वहाँ पे तालीम आम करने की बड़ी ज़रूरत है। तो इतनी नाख्वानदगी के साथ हम समझते हैं, आप समझते हैं कि हम तरक्की की राह पे चल रहे हैं? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मसला है बच्चे स्कूल से भागते हैं। स्कूल इमारतों से नहीं, बच्चों से बनती है। चाहे आप सिंध ले लें, पंजाब ले लें, पूरे सिस्टम में वही बात कर रहा हूँ, करप्शन ख़त्म करना है, सिस्टम को तब्दील करें। ये जो लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ये कानून इसके ऊपर बनाए कि जनाब क्या, अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल बताऊं, एक बच्चे को टॉर्चर किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। जब वो स्कूल जाता है, तुमने A ग्रेड लाना है, तुमने A ग्रेड लाना है, तुमने साइंस पढ़ना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। अगर बच्चा कहता है मैंने आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट नहीं बनना है आपने। ये निज़ाम और लोगों का जहन। अच्छा, निज़ाम पर हम बात करें, स्कूल जाता है तो वो छड़ी का नुमा, आजकल छड़ी नहीं हो सकती क्योंकि कानून बन गया। वो मैं PTI की हुकूमत को वाकई शाबाशी दूंगा, क्योंकि वरना तो एक छड़ी होती थी। आपने खाई वैसे हाथ पे स्टिक्स खाई हुई है? मैंने कारी साहब से खाई थी। अच्छा, मैंने अपने स्कूल में खाई हुई। मैं ऐसे नालायक आदमी स्कूल- अभी भी हूँ। अच्छा, वक्त स्कूल जो में है नहीं थे, मगर मैं कहूँ कि वो एक दौर था, हाँ। ठीक है, और मगर वो दौर भी खत्म हो गया। हाँ मगर निजाम नहीं बदला। सर, उन छड़ियों ने हमें सीधा भी, मुझे तो
बड़ा सीधे रास्ते पे रहने के लिए बड़ी मदद भी की है उन छड़ियों ने, वरना शायद आज इस जगह पे ना होते जहाँ आज बैठे हुए हैं। और खैर सर, एक वक्फा बीच में आ चुका है और मैं चाहूँगा कि इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। अभी बहुत सारी बातें हमारी होना बाकी हैं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से। वक्फे से पहले करप्शन के बारे में हमने बात की कि उसको ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है। आपने कहा कि वो जो रास्ता है उसको बंद करने की ज़रूरत है, मेरिट जो है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है ताकि किसी काबिल आदमी का हक़ ना मारा जाए। तालीम के शोबे के हवाले से आपने कहा कि हुकूमत को बाकी तमाम सूबों में भी, तीनों सूबों, पंजाब के अलावा जो है KPK के अलावा बलूचिस्तान और सिंध में भी उसी तरह काम करने की ज़रूरत है। तालीम अगर आम हो जाती है तो कितना हमारा मसला हल होता है मुस्तक़बिल में? देखिए, तालीम आम हो जाती है तो आपकी जो तब्दीली है पाकिस्तान में वो नज़र आएगी। आज आप बात करें इलेक्शंस की, कंप्यूटराइज्ड वोटिंग की, आपको पता है गांव देहातों में लोग बेनज़ीर इनकम फंड जो कि मशीन ATM मशीन से निकाल नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। 100 रुपये दिए जाते हैं या 20 रुपये या 50 रुपये के, भाई हमारे पैसे निकाल के दो मशीन से। जिस 70% ऐसी गरीब अवाम, अनपढ़ लोग, आप उनसे कहेंगे जनाब ये इलेक्शन में इस मशीन पे करोगे, तीर पे लगाओगे तो चला जाएगा जी पतंग पे लगाओगे तो जनाब बल्ले पे चला जाएगा, तो वो बेचारा मासूम सा आदमी है, उसको क्या पता, उसने तो कंप्यूटर भी नहीं देखा होता, उसने तो सिस्टम भी, वो जब नादरा के पास भी जाता है उनसे कहते हैं फोटो खिंचाओ तो वो यूं देख रहे होते हैं जनाब मैं कैसे बैठूं और ये क्या है। तो वो जो हमारे पास तालीम, देखेंगे जो सिस्टम निज़ाम को शुरुआत हमें करनी पड़ेगी तालीम से। आज भी हम तालीम याफ्ता बहुत से जब हम स्टैटिस्टिक उठा के देखते हैं, सिर्फ सिग्नेचर करने वाले को, कुछ जो हजरात हैं उनको भी आप कहते हैं तालीम याफ्ता, जी जी जी, ठीक है, जिनको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, आगे कुछ पढ़ना नहीं आता। तो हमारे यहाँ तालीम बहुत ज़रूरी है और तालीम आम करने के लिए तालीम को सस्ता करना पड़ेगा। अच्छा, इस हुकूमत ने कोशिश की, गुज़श्ता जो हुकूमतें थीं उनसे कोई मुख्तलिफ और बेहतर काम करने की कोशिश की? एक तो कोविड ने आके तालीम के सारे डिपार्टमेंट का बुरा हाल कर दिया ना, वो आपके सामने है। तालीम के सेक्टर में जितनी दुश्वारियाँ जो कोविड की वजह से हुई हैं वो कभी माजी में नहीं हुई थी, मगर इनकी अपनी कोशिशें जो हैं वो भी हमारे सामने ही हैं। तो उनके बारे में क्या कहते हैं कि इन्होंने तालीम के सेक्टर में काम करने की कोशिश की है? देखिए, अब जाके कुछ दिनों पहले आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिस हुकूमत ने कहा कि जी तालीम एक जैसा होना चाहिए, उन्होंने बड़ी स्पीचेस भी दी है कि ये नहीं हो कि जनाब के प्राइवेट सेक्टर की किताबें अलग हो और गवर्नमेंट सेक्टर की अलग हो। फिर ये बहुत अच्छा इन्होंने किया, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि आपने कहा था कि पिछली हुकूमत ने भी किया और ये सारी हुकूमतें करें, ये एटलीस्ट हम कहते हैं ना, वी कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कुछ उम्मीद तो हमें नज़र आ रही है। मगर अब जाके इसके सही मानों में फैलाना, प्राइवेट स्कूलों को लगाम डालना, प्राइवेट स्कूल को लगाम कैसे डालेंगे आप कि आप गवर्नमेंट स्कूल के स्ट्रक्चर को बेहतर करें। एग्जैक्टली वरना मैं चाहे अपना मुझे पेट काटना पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी तालीम के लिए पैसे खर्च करूंगा, ठीक है। और वो क्यों करूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी बदले। तालीम से ही बदलती है। आज मुल्क के हालात क्या है हम प्लान नहीं करते। सर 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक तो मतलब रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को तालीम दे, ठीक है। किसी भी बच्चे को, किसी पाकिस्तानी बच्चे को वो 16 साल की उम्र तक जो उसका तालीम का खर्चा है या जो तालीम फराहम करनी है वो रियासत की जिम्मेदारी। इन सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करनी है उन्होंने, बट हुकूमत इसमें फेल है। अभी से नहीं, कई दहाइयों से फेल है। इसीलिए तो हमारे तालीम का मेयार ये हो गया। आते हैं महंगाई की तरफ। महंगाई का जिन जो बेकाबू है, इसके पीछे इस हुकूमत का कितना कसूर है और इसको काबू करने के लिए हुकूमत की कितनी कोशिशें हैं,
उस हवाले से क्या ख्याल आता है आपके? मैं अगेन वही बात करूंगा, शायद कुछ लोगों को मुनासिब ना लगे, पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हम महंगाई को क्यों काबू नहीं कर पाते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं, जनाब पिछली हुकूमत 7% थी, हम 6% ले आए, फिर ये हुकूमत 9% महंगाई की तरफ जा रही है, हम 8। महंगाई के निज़ाम को बदलना, निज़ाम नज़रिए को बदलिए अपने। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक ज़माने में हमने कहा कि जनाब CNG लेके आएंगे जी, ठीक है, CNG लेके आएंगे, गाड़ियां बड़ी अच्छी रोडों पे सस्ती चलेगी, पेट्रोल के अंदर हमारी जो है ना वो थोड़ी सी रिजर्व्स में कमी आ जाएगी, और मतलब मुख्तलिफ कहानियां जो भी बेचनी थी हमने CNG के लिए। क्या हमने ये सोचा था कि गैस की कमी होगी, इस पाकिस्तान को शॉर्टेज आ जाएगा CNG के इस्तेमाल से? मगर नहीं, हमने लगातार इन्वेस्टमेंट करनी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आज हम कह रहे हैं बिजली की गाड़ियां लेके आओ, दबा के लेके आओ, इंपोर्ट फ्री कर दें। आपकी अपनी बिजली नहीं है आपके मुल्क में, हाँ ठीक है, शॉर्टेज होगा। मैं आपको बताऊं, 18 किलोमीटर अगर एक गाड़ी चलती है तो तकरीबन आपके नहीं सॉरी 1 किलोमीटर पे 18 आपके यूनिट्स जो है ना इस्तेमाल होंगे अगर आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर जो गाड़ी आपकी चलेगी ना, उसको आपको चार्ज करने के लिए 18 यूनिट आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अब आप लगाइए हिसाब कि कितने यूनिट्स आपके महीने में, तकरीबन 500 यूनिट। श्योर हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप इंटरनेट पे चेक कर लें। अच्छा, ओके। तो अब आप देखिए कि 500 यूनिट एक गाड़ी को चार्ज करने में आप लगाएंगे, एवरेज में आपको बताऊं तो 500 यूनिट तकरीबन 15,000 17,000 आ जाएगा, क्योंकि स्लैब्स भी दे दिए गए। वो एक नया निज़ाम, अजीब सा निज़ाम बनाया हुआ है कि जनाब 5 बजे इस्तेमाल करो, इतने होंगे, 6 बजे होंगे, और वो ख़त्म करने के बाद एक नया निज़ाम कि जनाब 200 से ऊपर फिर आप देंगे। ठीक है, आप 200 से ऊपर अगर बिजली महंगी करेंगे, मैं फैक्ट्री में महंगा अगर बिजली लगाऊंगा तो उसकी कॉस्ट मेरी महंगी पड़ेगी। जहां मैं 2 रुपए का बिस्किट दे रहा था, वो सारी कॉस्ट जी 2 रुपए का जो बिस्किट है वो मैं 4 रुपए में बेचूंगा ना। हाँ। तो वो महंगाई के दर, वो गरीब आदमी जो 200 यूनिट के बिजली ले रहा है, उसका बच्चा तो बिस्किट नहीं ले सकता। तो ये स्लैब का फायदा क्या हुआ? अच्छा, हमने ये देखा दूसरी है जगह से मारे। सर, 2 चीजें हैं। एक तो अदाद शुमार के हवाले से हुकूमत अक्सर ये साबित करती रहती है कि देखें हमने ये किया है, हमारी तरक्की का ग्राफ ये है, हमने अवाम की सहूलत के लिए ये किया, ऐसा किया, वैसा। वो सारा कुछ कागज़ों की हद तक तो बहुत अच्छा है। एक आम आदमी से पूछा जाए कि क्या आप हुकूमत के इन दावों से मतलब मुत्तफ़िक़ हैं, तो उनका कहना ये कि नहीं, मेरा पहले तनख्वाह में गुजारा होता था, अब नहीं होता। मतलब उनका तो 2 टोक जो है ना, वो पूरा हिसाब किताब अपनी तनख्वाह, अपनी आमदन और अपने खर्च के साथ जुड़ा हुआ है ना। वो तो सब कुछ इसी में देखेंगे कि पहले उनको बच्चे की फीसें, सेहत के सारे मामलात हल हो जाते थे, अब नहीं होते। फ़हीम, हमारे साथ मसला क्या है कि हम अस्पताल तो बनाते हैं, मगर अस्पताल में आने वाला जो शख्स है ना, उसकी सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर उसका सेहत अच्छा होगा तो अस्पताल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर क्या है कि हम हर चीज़ जो कर रहे होते हैं वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं कर रहे हैं। जनाब हमने इतने अस्पताल बना दिए, इतने रोड बना लिए, इंसानों को बनाया आपने? कभी इंसान को नौकरी दी, कभी इंसान को कारोबार दिया? क्या दिया आपने? इंसान को अमीर तर हो गया। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं जो कि ढकी छुपी है नहीं। बैलेंस शीट उठा के देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो कितनी है? वो 40% से ऊपर ग्रोथ, मतलब 40% से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री, और हमारी हुकूमत उसी फार्मा इंडस्ट्री के लिए दवाइयां और महंगी कर रही है। वैसे ये इंतहाई ज्यादती की बात है। जो अद्वियात हैं इनकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए था। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मजीद इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, और इनसे बात हो रही है हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है वो हम हालात हाज़रा के मौज़ूआत के ऊपर इनसे बात कर रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एक और मेहमान शख्सियत ने। आप एक सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन चुकी हैं।
हमारे साथ हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा, हम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे कि इस हुकूमत की कोशिशें क्या रहीं और किस हद तक ये हुकूमत अपनी कारकर्दगी को गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर बनाने में कामयाब रही। अच्छा फ़हीम, देखें ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थी, क्योंकि एक बिल्कुल एक चेंज की तरफ जा रहे थे, एक बिल्कुल नया सेटअप आ रहा था, एक बिल्कुल अलग से वो था, तो एक्सपेक्टेशंस क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा थी। और ये है, और इसमें भी कोई जो है वो दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव बाहर लिए भी हैं, जिसके अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट शामिल है, उसके अंदर आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिस तरह के क्राइसिस में उनको गवर्नमेंट मिली थी, ताहम जो है वो उनके कुछ इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम है, ठीक है, वो एक कंटिन्यूटी का सिलसिला भी आप कह सकते हैं कि पिछली हुकूमतों का था, पनाहगाहें हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम है, और भी इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत, क्लाइमेट के लिए पीएम का बहुत जो है वो अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है ना सामने, और कल गैलप की जो रिपोर्ट आई है वो भी उनको ये कह रही है कि वो पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो 5 साल अपने पूरे करें, और लेकिन जो प्रॉब्लम है ना फ़हीम, प्रॉब्लम ये है कि वो महंगाई पर जो है ना अनफॉर्चुनेट काबू नहीं पा सके अभी तक। और आवाम का, हमारा एक बेसिक आदमी का जो मसला है वो 2 वक्त की दाल रोटी चलाना है, ठीक है, उसमें जाहिर है कि कोविड चैलेंजेस भी आए हैं और भी चीजें हैं, उसकी स्ट्रैटेजी भी पीटीआई गवर्नमेंट की बहुत अच्छी और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिया है। एनसीओसी का काम बहुत अच्छा है जिस तरह से उन्होंने कोविड में किया है, लेकिन प्रॉब्लम जो सारा आ रहा है जो कि सारे मामलात को रिफ्यूट कर देता है, और वो ये है कि वो महंगाई पे जो काबू नहीं ठीक है कर पा रहे, ठीक है, ये एक बहुत मेजर इशू है। करप्शन के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस हवाले से भी इन्होंने काम किया, ठीक है। अब आते हैं एक और शिकायत के हवाले से, क्योंकि अवाम बड़े खुले दिल के साथ शिकायत करते हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, वो वादे वफा नहीं हुए, इस पर भी तो गिला है ना। अब अवाम के इस सवाल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नहीं, वो तो मैं यही कह रही हूँ कि जब हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम यही होता है कि जब वो हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं, कोई भी हो, चाहे आज तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तो उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, स्टांस बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अब अगर सिर्फ इसी को आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ हम ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन कराची में ही देख लें, तो यहाँ से तहरीक इंसाफ की 14 सीटें हैं, 14 सीट के साथ कराची से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। लेकिन जो है अगर आप उनके हलकों में जाकर पूछें कि तहरीक इंसाफ के जो MP हैं, शायद एक आध को छोड़कर, तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं अपने हलकों में, तो जवाब जो है मेरा ख्याल है आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि आपको क्या जवाब मिलेगा। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ के सियासतदानों का यही होता है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनके स्टांस, वादे, कमिटमेंट बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तब उनके स्टांस, वादे और विजन और वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो पब्लिक और उनके दरमियान और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है ये फिर बढ़ता है। ये प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए, जब सिंध की बात आती है या किसी दूसरे सूबे की बात आती है मुकम्मल तौर पे, तो वहाँ पे अगर हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी उस सूबे की हुकूमत पे आ जाती है कि जनाब खुद मुख्तार हुकूमतें हैं और वो फैसला अपना कर रही हैं, और अगर कोई काम नहीं हुआ है तो वो इनकी वजह से नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ हो जाता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये भी हम देखते हैं। अब कराची की बात करें, जहाँ आपने कहा 14 सीट्स हैं और कराची में 1100 अरब की जो अमदाद थी वो हुकूमत की जानिब से आनी थी, वो अभी तक नहीं आई है। बहुत से लोग सवाल करते हैं इस बारे में कि भाई वो पैसे किधर हैं, वो आपने वादा किया था वो किधर है, और वो 1100 अरब अगर कराची को मिलता है, ये मतलब रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की कराची, और अगर 1100 अरब यहाँ पे इस शहर में लगता है तो कहाँ कहाँ फ़वाइद
हो सकते हैं, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और क्यों अभी तक नहीं मिले हैं? क्या आइंदा मुस्तकबिल करीब में हमें मतलब चांसेस हैं कि पैसे मिल जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा, या सिर्फ ये वादे ही हैं जो वफा नहीं होने कभी? देखें फ़हीम, जब एक दफ़ा पहले भी हमने इस पर बात की थी तो हमारी बात यही हुई थी कि वफाक का और सिंध हुकूमत के दरमियान में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। सास बहू का मामला है, एक दूसरे के साथ जो है वो बात करने पे रजामंद नहीं है। उनका कहना ये है कि ये 1100 अरब रुपए हम डायरेक्टली स्पेंड करेंगे, हुकूमत के थ्रू नहीं स्पेंड करेंगे। अच्छा, और लास्ट मंथ जो है जब पीएम ने को ब्रीफिंग दी गई थी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, तो मैं देख रही थी कि उसके अंदर से उन्होंने पीएम ने ये कहा था कि ये जितने भी मंसूबे हैं कराची के तरक्याती उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत जारी की थी, जो कि कराची का एक मास्टर प्लान भी उन्होंने दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं और उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी पिछले महीने, वो तो सब अच्छा है, सब ओके की रिपोर्ट ही जाहिर है कि दी गई थी पीएम को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लें कि जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है जो 2016 से स्टार्ट हुआ हुआ है पीएम नवाज शरीफ की तरफ से, और अब इस गवर्नमेंट ने उसको ऑन कर लिया, तो अभी भी गवर्नर साहब ने कहा है कि वो जो अब नेक्स्ट मंथ है उसमें उसका जो है वो इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए वफाक का तरक्याती बजट जो है 7 अरब 95 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए रखा हुआ है। लेकिन वो किस वक्त डिलीवर होगा वो नहीं पता हमें। नालों की सफाई के क्या हालात हैं वो हमें नहीं पता। क्रेडिट जो है वो दोनों लेने के लिए तैयार है कि हम नालों की सफाई करा रहे हैं। सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो रुकावट डाल रहे हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वफाक वाले, तो सिंध हमें काम नहीं करने दे रहा है। दूसरी तरफ कूड़े के ढेर वैसी के वैसी लगे हुए हैं, पानी की किल्लत वैसी की वैसे ही चल रही है, सड़कों पे धूल हमारे यहाँ वैसी की वैसी ही उड़ रही है। तो कराची का प्रॉब्लम सारा यही हो रहा है कि कराची के जो स्टेक होल्डर्स है ना, मेन स्टेक होल्डर्स, वो जो सिंध हुकूमत है और जो है वफाक, उनके दरमियान में इतना बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है और वो एक दूसरे से बात करने के लिए रजामंद नहीं है। वो कराची को लेकर सीरियस ही नहीं हो रहे। जो प्रोमिसेस पीएम पाकिस्तान ने कराची के साथ किए हैं बहुत माजरत के साथ, वो कहीं भी मुझे तो पूरे होते हुए अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखा था इमरान इस्माइल साहब का, गवर्नर साहब का, कि जो है वो कराची के 3 नालों की सफाई हमने करवाई है। तो ये कोई बड़ी फखर की बात नहीं है, नालों की सफाई करवाई है। और देखिए आप जो कह रही हैं, मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े कुछ सोने के पहाड़ निकाल के दे दिए कि हमने निकाल के दिए, आपको नालों में से कचरा निकाला है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कौन से इतने मेडल चाहिए। खैर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस हम और मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा। इन दोनों मेहमानों से बात हो रही है हालात हाज़िरा के हवाले से, ख़ास तौर पे जो हुकूमती कारकर्दगी है इस बारे में बात हो रही है। और अभी हुकूमत, वक्फे से पहले नदीम साहब हम बात कर रहे थे कि जो हुकूमत के किए गए वादे थे वो वफा नहीं हुए और अवाम इस पर शिकायत करते हैं। और फिर कराची के साथ भी एक वादा किया गया था कि 1100 अरब कराची को दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, इतना अरसा गुजर गया है, और वो वक्त पे मिल जाएं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस सारे चीज़ों पर रोशनी डालिए। असल में हमें नज़र से नहीं, नज़रिए से देखना पड़ेगा और नज़रिया तब्दील करना पड़ेगा। फहमीदा साहिबा ने कहा जी हुकूमत की कारकर्दगी है कि जी जनाब पौधे लगा दिए। जनाब कभी ये सोचा है कि वो जो दरख्त थे वो उसे काटे क्यों गए थे? क्योंकि उस इलाके में गुर्बत था, दरख्त काटे गए। आज आपने पौधे लगाए, फिर वो बड़ा होगा, गुर्बत आएगी, वो पौधे भी काट दिए जाएंगे। हम कॉज के ऊपर नहीं जा रहे। एहसास प्रोग्राम में करोड़ों अरबों रुपए हुकूमत खर्च करेगी, बजट का टाइम आएगा, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, फिर वही गरीब से टैक्स, यानी कि जो गरीब दूध ले रहा होगा वो दूध महंगा हो जाएगा, जो रोटी खा रहा होगा वो रोटी महंगा होगा, क्योंकि हम एहसास प्रोग्राम पे नाम पे करोड़ों अरबों खर्च करेंगे मगर एक कारखाना एहसास प्रोग्राम के नाम पे नहीं बनाएंगे
जिससे हुकूमत भी तरक्की करे, अवाम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कारोबार करे, नौकरी करे। हम उस स्टील मिल को बंद कर देंगे मगर स्टील मिल को खोलेंगे नहीं जिस स्टील मिल से लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो। और हम ये एक जवाब पैदा करेंगे, जनाब स्टील मिल में नुकसान हुआ क्यों? क्योंकि सियासी लोगों का कसूर था, आम इंसान का नहीं था। सियासी भर्ती आपने किए थे, अवाम ने नहीं किए थे। तो अवाम के लिए अगर आपकी हुकूमत स्ट्रांग है, आप खोलिए, दिखाइए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और चलाइए उस स्टील मिल को जो स्टील मिल आज तक नुकसान में थी। 1100 अरब अगर कराची को मिलते हैं तो हम नाले साफ करने की बात कर रहे हैं, नाले बड़े करने की बात क्यों नहीं करते? जनाब जो नाले बने थे वो उस अवाम के लिए बने थे, वो उस पॉपुलेशन के लिए बने थे जो आज से 40 साल पहले थे। आज 40 सालों में अवाम बढ़ चुकी है। हम नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नालों को बड़ा करें। आइंदा 20 सालों में, 50 सालों में क्या यही अवाम रहेगी? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, हमें सोच तब्दील करना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जनाब एहसास प्रोग्राम, कंप्यूटराइज्ड इलेक्शंस हो, ये हो, मगर हम ये नहीं देख रहे उस कंप्यूटर को चलाने वाला कौन है। हम ये नहीं देख रहे कि उस एहसास प्रोग्राम में फ़कीरी ज़्यादा बढ़ रही है। हमें सोच तब्दील करनी है। मैंने तब्दीली के नारे पे इसलिए वोट दिया था कि तब्दीली आएगी, सोच बदलेगी, निज़ाम बदलेगा। अगर निज़ाम नहीं बदलेगा तो फिर यही होगा कि हम इस साल इसलिए हुकूमत नहीं सही तरह काम कर सके क्योंकि पिछली हुकूमत ने काम किया। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि अभी आपने बिल्कुल सही बात की कि मछली न दो कांटा दो की पॉलिसी पे काम बहुत बेहतरीन, ठीक है। हाँ, कि आप एक दफ़ा मछली देंगे वो खाना खा लेंगे पेट भर के, मगर कांटा देंगे तो वो खुद तकलीफ से उससे मछली पकड़ना सीखेंगे और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, वो खुद कफील हो जाएगी। आपने समंदर को कूजे में डाल दिया, बहुत जबरदस्त। तो 50 लाख नौकरियां जो थी वो यही काम करने वाली थी, वो किधर गई कुछ अता पता नहीं है। अगर वाकई ये बेरोजगारी का मसला हल हो जाए तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, उसकी कोई ज़रूरत भी महसूस ना हो। फिर एक और चीज़, हम महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैं फहमीदा साहिबा से भी इस हवाले से बात करूँगा कि मुख्तलिफ ममालिक में जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से महंगी हैं। वहाँ बिजली का बिल ज़्यादा ही आता होगा अगर उन्हें पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो सेहत और तालीम के अखराजात बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा, मगर वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद में है। यहाँ पे 17,000 रुपये, 17,000 कुछ जो है वो औसत तनख्वाह है। अगर 1 लाख रुपए औसत तनख्वाह हो तो इसको कोई मसला ही नहीं है। 12-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल हो, सारे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो कुव्वत खरीद है वो इंसान की कम होती जा रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो हुकूमत को किस स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए आवाम की खिदमत के लिए? हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को अपनी मनमानी ना करने दें, प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर खड़े हो जाए ताकि आपके कंपटीशन हो। अगर दवाइयां वाले, अब हुकूमत को हर कोई ब्लैकमेल करता है, दवाई वाले, सीमेंट वाले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हर आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत के पास कोई अपना इदारा नहीं है, और जब इदारा होता भी है उसे इस तरह बर्बाद किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ऊपर आ जाता है। अमीर अमीरतर हो रहा है। स्टॉक मार्केट में क्या है? स्टॉक मार्केट के अंदर जो ज्यादा स्टेक्स है वो खास तौर पे बड़े लोगों के। फार्मा इंडस्ट्री में क्या है? आपके पास पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो दवाइयां पूरे पाकिस्तान की कंट्रोल कर रहे हैं, दवाइयों की कीमत है। 2 दिन में वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। गाड़ियां के अंदर हमें ब्लैकमेल किया जाता है, जनाब आपने इंपोर्ट खोल दी तो जनाब हम यहाँ से फैक्ट्री बंद। हमारे पास मैकेनिज्म में रूट लेवल पे जब तक पाकिस्तान में कोई लीडर काम नहीं करेगा, यहाँ पे ना करप्शन खत्म होगी ना मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है। फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या जैसे वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक के साथ जो है वो बात नहीं करना चाहती, वफाक वाले जो हैं वो सिंध के साथ जो है बैठना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है इनकी आपसी जो एक नाराज़गी या आपसी इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात या कुछ भी कहिए, वो अवाम के मफाद से ज़्यादा अजीज़ हैं इन दोनों को, अवाम इनकी तरजीह में कहीं भी नहीं आते हैं।
जब वोट का वक्त आएगा तो अवामी तरजीह बन जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि फरीद मैं बात करूं, मैं आपके जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको एक अपनी तरफ से करेक्शन करना चाहती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो पौधे लगा रहे हैं या एहसास प्रोग्राम, मैंने एक कलेक्टिव उनके जो स्टेप्स हैं वो बताए थे। और कल ही पीएम पाकिस्तान ने ये कहा है कि जिस भी मुल्क में कानून की अलमबरदारी नहीं होती वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। हमें हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, इनिशिएटिव जो है वो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हर सेक्टर में जो है वो माफियाज मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है तो वो तो खैर है ही, लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर में माफिया नहीं है? क्या आप मुझे बताइए कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, वो सरकारी मार्केट के साथ सरकारी इदारे हैं, वहाँ के क्या हालात है, वहाँ पे करप्शन की क्या सूरत हाल है? तो प्रॉब्लम ये है कि जिस भी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा वहाँ पर ये सिचुएशन रहेगी। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन जो बात ये है कि वो कल कटेंगे तो उसमें टिम्बर माफिया भी तो इन्वॉल्व होगी ना। वो कह रहे हैं कि नालों को जो है सफाई नहीं करनी है, नाले बढ़ाना है, तो आप ये देखें कि नालों पर तो हमारे यहाँ पूरी जो है बिल्डिंग्स और सोसाइटीज बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा तो ये सारे इश्यूज भी तो हमने एड्रेस करने हैं। वो भी तो सरकारी इदारों ने ही मोहरें लगा के दी हुई कि ठीक है अप्रूव है, आप बना लें, इतने मंजिल इमारत भी बना लें और इस जगह पे भी बना लें, और जो आपको बिजली फराहम कर रहा है, जो गैस फराहम कर रहा है, वो भी तो आखिर इदारे ही है ना, उन्होंने भी तो वहां पे कनेक्शन लगा के दिए हुए हैं। तो सिर्फ अवाम का या एक बिल्डर का या उस खरीदार का कसूर नहीं है, आवेदा आवाई बिगड़िया पे। ओवरऑल आपको जो है वो बात करना पड़ेगी। और देखें, सिर्फ नजरिया चेंज करने से प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट नहीं होते। नजरिया आपके पास मौजूद है, आपको उसी को इम्प्लीमेंट करना है। सारा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है। हमारा आपका प्रॉब्लम ये है कि नजरिया तो हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नजरिया मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो डिलीवर कहाँ पे हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है, और वो किस तरह हो रहा है। जो आम आवाम है उसका प्रॉब्लम जो है, उसका चैलेंज ये है कि वो अपने घर का सुबह शाम चूल्हा कैसे जलाए। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है वो मुर्तजा वहाब या मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, या पीएम और मुराद अली शाह साहब आपस में बात क्यों नहीं कर रहे, या बिलावल साहब सही है और जो है वो मरियम बीबी के दरमियान क्या हो रहा है। उसका प्रॉब्लम 2 दिन उसका जो 2 वक्त का खाना है वो डिलीवर नहीं हो रहा, उसका तो ये इशू है। हमारा तो ये इशू है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। हमें IMF को भी जवाब देना है, उसकी शर्तों को भी पूरा करना है, साथ में हमें और सारे मामलात को भी देखना है। तो ये चैलेंजेस हैं हुकूमत के। ये चैलेंजेस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी है, सेम गोज टू देम एज वेल, कि आप मतलब कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने पैसे रोक के बैठे हुए, वो कहते हैं कि इनको पैसे नहीं देंगे। अब आप बताएं इस सारी सिचुएशन में रोल कौन रहा है? इस सारी सिचुएशन में रोल रही है कराची की आवाम। ठीक है, थैंक यू सो मच फहमीदा यूसुफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने अपने ख्याल हार किया हमारे मौजू के हवाले से। और जनाब नदीम मौलवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये हमारे मेहमानों की एक राय है और इनका एक तजुर्बा है। यकीनन आप इन बहुत सारी बातों से, हमारी बातों से इत्तफाक करते होंगे। हुकूमतों को संजीदगी के अवाम के मफाद के लिए काम करने की ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।